अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सफलता का मतलब है बस कड़ी मेहनत और टैलेंट। पर क्या ये वाकई सच है? आज हम लीडरशिप कोच अमर चौधरी के एक इंटरव्यू पर बात करने वाले हैं जो इस सोच को एक तरह से चुनौती देता है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी सवाल भी है क्योंकि हम सबने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पाते। हाँ बिल्कुल, और अमर चौधरी के विचार इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। वो कहते हैं कि 100 करोड़ कमाने का लक्ष्य सिर्फ मेहनत से पूरा नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सोच की परतों को खोलते हैं। बातचीत की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, बहुत अजीब सवाल है, आप नाचते कहाँ हैं? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये सवाल सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। इसका मतलब है कि आपकी काबिलियत से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी काबिलियत दिखा कहाँ रहे हैं। अच्छा। इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक तरफ ऋतिक रोशन है और दूसरी तरफ अमर चौधरी। दोनों डांस कर रहे हैं। हाँ। जाहिर है ऋतिक रोशन को ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि वो बेहतर डांसर हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब सिचुएशन बदलते हैं। मान लीजिए अमर चौधरी मुकेश अंबानी के घर पर उनकी पार्टी में डांस कर रहे हैं और ऋतिक रोशन मुंबई की किसी गली के डांस स्टूडियो में। ओके। अब किसे ज्यादा पैसे मिलने की संभावना है? दिलचस्प। इस मामले में तो शायद अमर चौधरी को। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, आपका मंच। बिल्कुल। वही मंच, सही मौका, सही जगह, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। एकदम। इसे एक और उदाहरण से जोड़ा गया है, 100 गज के प्लॉट का। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा उदाहरण था। वही 100 गज का प्लॉट गांव में 10 लाख का हो सकता है, गाजियाबाद जैसे शहर में 50 लाख का, और साउथ मुंबई में शायद 100 करोड़ का। प्लॉट उतना ही है, जमीन उतनी ही है, लेकिन उसकी जगह ने उसकी कीमत तय कर दी। यहीं पर एक बहुत शक्तिशाली रूपक आता है। पानी नल में नहीं, जमीन में होता है। इसे थोड़ा और समझाइए। हम सब एक नल की तरह हैं। हमारी काबिलियत, हमारी मेहनत, वो उस नल से निकलने वाले पानी की तरह है। अब कोई नल छोटा है, कोई बड़ा, लेकिन अगर नल ऐसी जमीन में लगा हो जहां पानी ही नहीं है, तो नल कितना भी अच्छा हो, पानी नहीं आएगा। एग्जैक्टली। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी मेहनत किस जमीन, यानी किस इंडस्ट्री, किस बाजार, किस मौके में लगा रहे हैं। बंजर जमीन पर फसल उगाने की क्षमता रखना अच्छी बात है, पर समझदारी तो उपजाऊ जमीन ढूंढने में है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हुआ सही जगह या सही मंच चुनना। लेकिन मान लीजिए किसी ने उपजाऊ जमीन ढूंढ भी ली, वहां भी तो बहुत से लोग हैं। उस भीड़ में अपना रास्ता कैसे बनाया जाए? अगला कदम क्या है? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, और वो है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। क्लैरिटी। हाँ, माइकल शूमाकर दुनिया का सबसे तेज ड्राइवर है, लेकिन सोचिए अगर उसे दुनिया की सबसे तेज कार भी दे दी जाए, पर उस कार का अगला शीशा घनी धुंध से ढका हो, तो क्या होगा? तब तो एक साधारण टैक्सी ड्राइवर भी शायद उससे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल। जीवन में स्पष्टता उस साफ शीशे की तरह है। जब धुंध होती है तो 10 मिनट का रास्ता भी 1 घंटे का लगने लगता है। ड्राइवर वही है, गाड़ी वही है, सड़क वही है, बस स्पष्टता नहीं है। पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। हाँ, आगे मोड़ है या गड्ढा। बिना स्पष्टता के आपकी सारी रफ्तार, सारा टैलेंट, सब बेकार है। ये बात तो सही है, लेकिन ये स्पष्टता आती कहाँ से है? ये कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बाजार में मिलती हो। लोग तो सालों साल कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें करना क्या है। इसका जरिया है सेल्फ असेसमेंट, यानी आत्म मूल्यांकन। और ये इंतजार करने से नहीं आता, ये सक्रिय होकर सवाल पूछने से आता है। अच्छा। हाँ, इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक माली अपनी ही मालकिन को अजनबी बनकर फोन करता है और माली की नौकरी मांगता है। अपनी ही मालकिन को? हाँ। मालकिन कहती है, नहीं, मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत खुश हूँ और मैं उसे नहीं हटाऊंगी। वो अपनी ही नौकरी के लिए फोन कर रहा था। क्यों? वही तो, फोन रखने के बाद पास खड़ा दुकानदार जो ये सब सुन रहा था, उसे नौकरी ऑफर करता है, पर माली मना कर देता है और कहता है, मैं तो उसी घर में माली हूँ। अच्छा। मैं नौकरी नहीं मांग रहा था, मैं तो बस ये जांच रहा था कि मेरी मालकिन मेरे काम से कितनी खुश है। वाओ। ये है सेल्फ असेसमेंट। ये जानना कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी कीमत क्या है और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यही आत्ममंथन स्पष्टता लाता है। तो एक बार जब किसी को खुद के बारे में ये स्पष्टता मिल गई, तो अगला सवाल ये उठता है कि वो इस स्पष्टता का इस्तेमाल दूसरों को साथ लेकर चलने में कैसे कर सकता है। मतलब यहीं से लीडरशिप का पहलू शुरू होता है ना? बिल्कुल, क्योंकि लीडरशिप अकेले का खेल नहीं है, और यहीं ज्यादातर लीडर्स फंसते हैं। उनकी सबसे आम शिकायत होती है, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरी टीम काम नहीं करती। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इंटरव्यू में बताया गया है
कि हम पास पास होने को साथ साथ होना समझ लेते हैं। मेट्रो में आपके बगल में खड़ा व्यक्ति आपकी टीम नहीं है। वो बस एक भीड़ है, एक ग्रुप। टीम तब बनती है जब मकसद एक हो, जब लोग आपके साथ हों, सिर्फ आपके पास नहीं। अगर मेट्रो में साथ खड़े लोग टीम नहीं है तो फिर टीम बनती कैसे है? वो क्या चीज है जो एक ग्रुप को एक टीम में बदल देती है? वो चीज है इमोशनल कनेक्शन। इसे लीडरशिप दिल से या LDS का सिद्धांत कहा जाता है। लीडरशिप दिल से? हाँ, लीडरशिप दिमाग का नहीं, दिल का खेल है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। बताइए। उनका एक जूनियर साइंटिस्ट काम में इतना मसरूफ था कि वो अपने बच्चों से किया वादा भूल गया कि वो उन्हें प्रदर्शनी दिखाने ले जाएगा। ऐसा तो दफ्तरों में अक्सर होता है। हाँ, लेकिन आगे जो हुआ वो अक्सर नहीं होता। जब डॉक्टर कलाम को ये पता चला तो वो बॉस की तरह उसे डांटने या काम का दबाव डालने के बजाय खुद उस साइंटिस्ट के घर गए और उसके बच्चों को प्रदर्शनी घुमा कर लाए। अरे वाह! सोचिए उस इंसान पर क्या असर हुआ होगा। डॉक्टर कलाम ने उसके काम को नहीं, उसके इमोशंस को, उसके परिवार को अहमियत दी। उन्होंने उसके दिल से कनेक्शन बनाया। अब वो इंसान डॉक्टर कलाम के लिए सिर्फ काम नहीं करेगा, वो जान देगा। ये एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। इसी से जुड़ा एक और रूपक दिया गया है गाय और बछिया का। हाँ, वो भी कमाल का है कि अगर आपको गाय और बछिया दोनों को कहीं ले जाना है तो आप गाय को खींचने की कोशिश मत कीजिए, आप बस बछिया को पकड़कर चलिए। गाय अपने आप पीछे आ जाएगी। बिल्कुल सही। यहाँ बछिया दिल है और गाय दिमाग। अच्छा, अगर आप लोगों के दिल से जुड़ गए, उनके इमोशंस को समझ लिया, तो उनका दिमाग, उनका तर्क, उनकी मेहनत सब अपने आप आपके साथ चलेगी। तर्क और डेटा से आप किसी के दिमाग को सहमत करा सकते हैं, लेकिन सच्ची वफादारी और प्रेरणा वो हमेशा भावनात्मक जुड़ाव से ही आती है। ये दिल से जुड़ने वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक मैनेजर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां उस पर डेडलाइन और टारगेट का दबाव है, इसे लागू कैसे करें? क्या इसका कोई ठोस तरीका या फॉर्मूला है? हाँ, बिल्कुल है। इसे और प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक सीधा साधा फॉर्मूला दिया गया है, CAP। चलिए इसे तोड़ते हैं। C का क्या मतलब है? C यानी क्रेडिट, श्रेय देना। एक अच्छा लीडर वो होता है जो मंदिर में चढ़ाए गए 20 लड्डुओं में से आधा लड्डू खुद लेता है और 19.5 लड्डू अपनी टीम में बांट देता है। वो जानता है कि ताज वो होता है जो दूसरे आपके सिर पर पहनाए, ना कि वो जिसे आप खुद पहन लें। जब आप सफलता का श्रेय टीम को देते हैं तो टीम अगली सफलता के लिए और भूखी हो जाती है। ठीक है, C हुआ क्रेडिट। A का क्या मतलब है? A यानी एक्नॉलेज, मतलब टीम के योगदान को स्वीकार करना, और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करना बल्कि सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेना। जैसे ये कहना, आज हम ये जो टारगेट पूरा कर पाए हैं उसका आइडिया मेरी टीम के एक सदस्य दुर्वेश भाई ने दिया था। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ उस एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे रहे होते, आप पूरी टीम को ये संदेश देते हैं कि हर आवाज सुनी जाती है और हर योगदान की कीमत है। इससे एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल बनता है। अच्छा। अब दुर्वेश भाई उस आइडिया के मालिक हैं, वो उसके लिए जान लगा देंगे और बाकी टीम को भी लगेगा कि अगली बार उनका नाम भी लिया जा सकता है, तो वो भी ज्यादा योगदान देंगे। और आखिर में P यानी प्रेज, प्रशंसा। तारीफ की बात तो अक्सर होती है, लेकिन यहाँ इसे एक बहुत ही यादगार तरीके से समझाया गया है। हाँ, कहा गया है कि तारीफ पोस्ट पेड नहीं प्रीपेड होनी चाहिए। हाँ, और ये एक बहुत ही गहरा विचार है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगी। तारीफ तो हमेशा काम के नतीजे के बाद होती है, प्रीपेड तारीफ का क्या मतलब हुआ? ये तो उल्टा लग रहा है। देखिए, काम होने के बाद तारीफ करना तो एक रिवाज है, दुनिया करती है, लेकिन काम से पहले तारीफ करना अच्छी सर्विस की गारंटी है। अच्छा, कैसे? शहंशाह फिल्म का एक सीन है जहां अमरीश पुरी रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले ही वेटर को 100 रुपए की टिप दे देते हैं। प्रेम चोपड़ा पूछते हैं, टिप तो बाद में देते हैं, तो अमरीश पुरी कहते हैं, बाद में देना रिवाज है, पहले देना अच्छी सर्विस की गारंटी है। लेकिन क्या इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? अगर किसी को काम से पहले ही तारीफ मिल जाए तो क्या वो आत्मसंतुष्ट या कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोचे बॉस तो वैसे ही खुश है, अब ज्यादा मेहनत क्यों करनी? ये एक बहुत जायज सवाल है, लेकिन यहाँ बात झूठी चापलूसी की नहीं हो रही है। प्रीपेड प्रेज का मतलब है किसी की क्षमता में अपना विश्वास जताना। जब आप अपनी टीम के किसी कमजोर सदस्य से कहते हैं, पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस बार कमाल करोगे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तो आप उसे सफल होने की ऊर्जा देते हैं। आप उसकी इज्जत एक अच्छे तरीके से दांव पर लगा देते हैं। सही बात है।
अब वो सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि आपके विश्वास को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। तो हमारे पास सही जगह है, स्पष्टता है, दिल से जुड़ी एक टीम है और उस टीम को प्रेरित करने के लिए CAP का एक प्रैक्टिकल टूल किट भी है। ये सब मिलकर एक मजबूत आधार बनाते हैं। लेकिन इस पूरे सफर में जब धुंध छाएगी या जमीन दलदली लगेगी, तब क्या कोई और भी है जिसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, और वो आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक मेंटर या गुरु। मेंटर? इसकी अहमियत एक कहानी से समझाई गई है। एक शेर और एक गाय दलदल में फंस गए। शेर ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो घबरा रहा था। उसने गाय से पूछा, तुम इतनी शांत कैसे हो? गाय ने जवाब दिया, मेरा मालिक है। शाम को जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और बचा लेगा। तुम्हारा कौन है? शेर के पास कोई जवाब नहीं था। तो मेंटर वो मालिक है जो आपको मुश्किल में बाहर निकालता है। बिल्कुल, मेंटर वो है जिसके पास अनुभव है, जो वो रास्ता देख चुका है जिस पर आप चल रहे हैं। जब आप फंसते हैं तो वो आपको बाहर से एक नजरिया दे सकता है जो आप खुद नहीं देख पाते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मेंटर का खुद उस मुकाम पर पहुंचना जरूरी है? जैसे क्या 100 करोड़ बनाने का रास्ता बताने वाले के पास खुद 100 करोड़ होने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा? जरूरी नहीं है। चाणक्य कभी राजा नहीं बने, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। IAS की कोचिंग देने वाले ज्यादातर टीचर खुद IAS नहीं होते, लेकिन उन्होंने सैकड़ों IAS बनाए। सही बात है। मेंटर एक मशाल की तरह होता है जो रास्ता दिखाता है। उसका खुद मंजिल पर पहुंचना जरूरी नहीं। उसकी विशेषज्ञता रास्ता दिखाने में है, चलने में नहीं। तो एक कोच और एक मेंटर में क्या फर्क है? ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। एक कोच आपको एक खास स्किल सिखाता है, जैसे एक क्रिकेट कोच आपको कवर ड्राइव सिखाएगा, लेकिन एक मेंटर आपको खेल खेलना सिखाता है। वो आपको बताता है कि कब डिफेंस करना है, कब अटैक करना है, दबाव में कैसे खेलना है। मेंटर आपको सिर्फ कैसे करे नहीं बताता, वो आपको क्यों करें और क्या करें में मदद करता है। वो आपको आपके अंध बिंदु मतलब ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि बड़ी सफलता का जो इकोसिस्टम है वो कई हिस्सों से मिलकर बना है। सिर्फ मेहनत की एक अकेली सड़क नहीं है। इसमें सही मंच ढूंढना, अपने लक्ष्य को लेकर शीशे की तरह साफ होना, अपनी टीम के साथ दिमाग से नहीं दिल से जुड़ना, क्रेडिट, एक्नॉलेजमेंट, प्रेज जैसे टूल का सही इस्तेमाल करना, और इन सबसे ऊपर एक ऐसा मार्गदर्शक होना जो आपको तब रास्ता दिखाए जब आप खुद रास्ता भटक जाएं। ये सब शामिल है। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। इस पूरी चर्चा में स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होने पर जोर नहीं है, बल्कि अन्योन्याश्रित यानी इंटरडिपेंडेंट होने पर है। अच्छा? प्रकृति में कोई भी चीज अकेली नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये माइक बिजली पर निर्भर है, कार पेट्रोल पर, हम सब हवा पर। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो सवाल ये है कि क्या हम सफलता की दौड़ में अकेले जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या एक दूसरे पर भरोसा करके साथ में आगे बढ़ने का एक टिकाऊ रास्ता बना रहे हैं?